पॉइंट नंबर डी आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर किसी पर्सन की एक भी ब्रांच 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 10 स्टेट्स के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने बनाया हुआ है। बीजेपी एंड कांग्रेस। बीजेपी के अंदर 4 नाम है। नमी मंत्री, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। शाबाश। इंग्लिश। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लालू यादव। लालू यादव। क्या? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। वाह क्या सीन है। नरेंद्र मोदी और वो मंत्री है, तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना दिया नमी मंत्री। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। और दूसरी जगह पे कांग्रेस में ये 6 आपको स्टेट्स के नाम दिखेंगे। इसको मैं बोलता हूँ मस्त पप्पू। पप्पू क्यों बोलते हैं वो तो आपको पता ही होगा। शाबाश। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। कोई भी ब्रांच यहाँ पे लोकेटेड होने से आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख पे नहीं आ जाएगी। अगर आपकी एक भी ब्रांच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लोकेटेड है एंड वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो उस वाली ब्रांच से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आप ये बोलोगे कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख पे आ गई है। 10 लाख पे आने के लिए देयर आर ट्विन कंडीशंस। अगर आपको एक क्वेश्चन में आंसर लिखना है कि भाई इस पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, तो देयर शुड बी ट्विन कंडीशंस। चेक करना 2 चीजें, क्या एक ब्रांच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा में लोकेटेड है, एंड क्या उस वाली ब्रांच से जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में लोकेटेड है, त्रिपुरा में लोकेटेड है, क्या वहां से टैक्सेबल सप्लाई करते हो। इफ द आंसर इज यस, तब जाकर के लिखना कि भाई इस केस में पर्सन की जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 10 लाख की है। अगर मेरी ब्रांच फॉर एग्जांपल नागालैंड में लोकेटेड है, लेकिन मैं नागालैंड से टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता हूं, मैं नागालैंड से एग्जाम सप्लाई करता हूं, तब मेरी लिमिट 20 लाख की होगी। इस बात को अच्छे से समझना। दीज आर द ट्विन कंडीशंस जो कंप्लाई होगी, तब जाकर के आप ये बोलोगे कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। पहला ही सेक्शन आपको दिख रहा है, सेक्शन 22, पर्सन लायबल टू रजिस्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पॉइंट दिखेगा आपको, पर्सन लायबल टू रजिस्टर। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर है। इसके अंदर और 2 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे पर्सन लायबल टू रजिस्टर होता है। ये वाला लंबा चलेगा। अब आपको नीचे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 2 और 3, ये भी आपको पर्सन लायबल टू रजिस्टर की बात करते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे 3 पेजेस पहले इसके कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। लायबल टू रजिस्टर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब 2 तरीके के टर्नओवर है इस पूरे चैप्टर में। एक है बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 या 20 लाख रुपए की, और दूसरा है एनहांस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है 40 लाख रुपए की। मैं पहले जो तुम्हारे साथ डिस्कशन करने चाह रहा हूं वो है बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट, वो है 10 या 20 लाख रुपए की। आपको टॉप पे दिख रहा होगा। उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 है पिंक कलर का। सेक्शन 22(1) बोलता है कि एवरी पर्सन, एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बिकम लायबल टू रजिस्टर, बट वेयर एंड व्हेन he becomes liable to register in that state or union territory from where he makes taxable supplies. दूसरा, when does he become liable to register? He becomes liable to register if his aggregate turnover in a financial year exceeds the threshold limit. किसी भी financial year में aggregate turnover अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चली गई, तब आप लायबल टू रजिस्टर होंगे। और वो भी कहां पे, जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। तो 2 सवालों का दिमाग में अपने जवाब रखना, व्हेन डज ही बिकम लायबल टू रजिस्टर एंड वेयर डज ही बिकम लायबल टू रजिस्टर। मैंने दोनों ग्रीन कलर में आपको लिख के रखा है। अब ग्रीन कलर वाला पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं वापस से। Where does he become liable to register? Only from that state or union territory from where he makes taxable supplies. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 4 ब्रांचेस है, एक मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, एक गुजरात में, एक राजस्थान में, एक पंजाब में, लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि मैं गुजरात से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई करता हूं, टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता, या फिर नॉन लिवेबल टू जीएसटी ऐसे वाले गुड्स और सर्विसेज बेचता हूं, तो गुजरात में मैं लायबल टू रजिस्टर नहीं होऊंगा। इवन दो मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस भी हो जाता है, लेकिन गुजरात से मैं कभी भी लायबल टू रजिस्टर होऊंगा ही नहीं। मुझे गुजरात में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे एक पैन पे जो बाकी 3 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र और पंजाब और राजस्थान, वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं, लेकिन गुजरात से बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, व्हेन डज ही बिकम लायबल टू रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक बात जनरली समझ लो कि एक बात अज्यूम करो, मेरी नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में एक भी ब्रांच लोकेटेड नहीं है, तो मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है 20 लाख रुपए की। अब मैं जैसे मेरा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस होगा, मैं लायबल टू रजिस्टर हो जाऊंगा। ये पॉइंट नंबर 3 का पहला वाला सब पॉइंट मैं बोल। अब दूसरा वाला पॉइंट मेरी बात समझो, अगर आपकी एक भी ब्रांच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा में लोकेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए पे आ जाएगी। इसको बड़ा अच्छे से समझना, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। कोई भी ब्रांच यहाँ पे लोकेटेड होने से आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख पे नहीं आ जाएगी। अगर आपकी एक भी ब्रांच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लोकेटेड है एंड वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, उस वाली ब्रांच से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आप ये बोलोगे कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख पे आ गई है। 10 लाख पे आने के लिए देयर आर ट्विन कंडीशंस। अगर आपको एक क्वेश्चन में आंसर लिखना है कि भाई इस पर्सन की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, तो देयर शुड बी ट्विन कंडीशंस। चेक करना 2 चीजें, क्या एक ब्रांच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा में लोकेटेड है,
एंड क्या उस वाली ब्रांच से जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में लोकेटेड है, त्रिपुरा में लोकेटेड है, क्या वहां से टैक्सेबल सप्लाई करते हो? इफ द आंसर इज यस, तब जाकर के लिखना कि भाई इस केस में पर्सन की जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो 10 लाख की है। अगर मेरी ब्रांच फॉर एग्जांपल नागालैंड में लोकेटेड है, लेकिन मैं नागालैंड से टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता हूं, मैं नागालैंड से एग्जाम सप्लाई करता हूं, तब मेरी लिमिट 20 लाख की होगी। इस बात को अच्छे से समझना, दीज आर द ट्विन कंडीशंस जो कंप्लाई होगी, तब जाकर के आप ये बोलोगे कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की है, वरना तो भाई अपनी लिमिट 20 लाख ही रहेगी। ठीक है, ये बहुत मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया। अब आगे आपको दिख रहा है ये टेबल ना, ये टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को जो समझाना था मैंने बता दिया, सारे एग्जांपल्स फ्रेम करके यहाँ पे रखे हुए। अब मैं तुम्हारे साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इनहैंस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 लाख। एकदम टॉप पे आपको दिख रहा होगा इनहैंस्ड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 लाख। ये कब और क्या होता है? अब पॉइंट नंबर 4 मैंने लिख के रखा है, सेकंड प्रोवाइजो सेक्शन 22(1). यहाँ पे बस गवर्नमेंट को पावर दिया, गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन ला करके ये बोल सकती है कि अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख की होगी। 40 लाख जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ही वोंट बिकम लायबल टू रजिस्टर। तो ये तो पावर देने वाला प्रोविजन था जो आपको पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है। अब पॉइंट नंबर 5 देखो, यहाँ पे एक्चुअली नोटिफिकेशन लाके गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज किया, और ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने तीनों को इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, बहुत इसको अच्छे से करेंगे। पहला वाला पॉइंट बोलता है, यहाँ पे पावर यूज करके गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, मतलब कोई भी सर्विस नहीं देते हो, तो उस पर्सन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी 40 लाख। जब तक वो 40 लाख का टर्नओवर उसका क्रॉस नहीं होता तब तक वो लायबल टू रजिस्टर नहीं होगा। अब उसी का नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 बोलता है रिलैक्सेशन का। अगर आपको अभी बोला था कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करना, लेकिन एक केस उन्होंने एक सर्विस बोला, ठीक है ये सर्विस आप कर लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी सर्विस? वो इंटरेस्ट वाली, आप लोन एडवांसेस देते हो, डिपॉजिट देते हो, बदले में आपको इंटरेस्ट आता है, ये एक सर्विस है, इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। इन्होंने बोला कि इसी सिर्फ एक स्पेसिफिकली ये वाली सर्विस आप दे दोगे, चलेगा। ऐसे तो आपको एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करना है, लेकिन ये एक सर्विस दे दोगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है वो आपको इंटैक्ट है, आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई और सर्विस मत देना, इसके अलावा आप कोई भी और सर्विस नहीं दे सकते। तो ये एक रिलैक्सेशन था। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है एक्सेप्शंस फॉर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख रुपीज। तो कुछ ऐसे केसेस इन्होंने बताया कि जहां पे 40 लाख की थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन तो आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, कोई और सर्विस नहीं देते हो, इवन तो आप रिलैक्सेशन वाली एक ही सर्विस देते हो, वो इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस, लेकिन फिर भी आपको ये 40 लाख का थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये आपको BCD, आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं ABCD, इसमें आप कहीं पे भी फॉल कर जाते हो तो आपको ये थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला वाला, पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 के हिसाब से आपके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आती है, आपको 40 लाख का थ्रेशोल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हो अंडर सेक्शन 25(3), आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा 40 लाख रुपए वाला। पॉइंट नंबर C, पर्सन इज मेकिंग सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। ये बात आप समझो, मेरे को 2 बातें क्लियर करनी है। पहली बात, दिस पर्सन इज मेकिंग सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड गुड्स। ये आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी, ये जो पॉइंट नंबर C है, ये सेम आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में दिखता है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। कॉम्पोजिशन चैप्टर में बोला मैन्युफैक्चरिंग मत करना, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग पे थोड़ा हम रोक रहे हैं, ट्रेडिंग करोगे तो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स मत करो। यहाँ पे बोल रहे हैं सप्लाईज मत करो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी मत करो, ट्रेडिंग भी मत करो, इन गुड्स को आप डील ही मत करो, सप्लाई उसमें कुछ भी मत करो। तो ये वाला ज्यादा स्ट्रिक्ट है रजिस्ट्रेशन चैप्टर, ये सीधा सीधा सप्लाई करने को मना करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं। दूसरा डिफरेंस, कॉम्पोजिशन चैप्टर में 8 गुड्स नोटिफाइड है, 8 गुड्स नोटिफाइड है, यहाँ पे सिर्फ 7 गुड्स है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस ये 7 गुड्स है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में 7 गुड्स आपको नोटिफाइड किए गए हैं, और इन गुड्स को यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको सप्लाई नहीं करना है। अब वो कौन सा गुड्स मिसिंग है मैं बता देता हूँ। एरेटेड वाटर्स, आपको यहाँ पे एरेटेड वाटर्स नहीं दिखेगा, लेकिन आपको वहां पे जब जाओगे कॉम्पोजिशन चैप्टर में तो वहां पे एरेटेड वाटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझो। पॉइंट नंबर C जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन हु इज मेकिंग सप्लाईज ऑफ द फॉलोइंग 7 नोटिफाइड गुड्स। मैं वापस से रीड कर देता हूँ आपके लिए। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, उसके बाद टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड है पान मसाला। फोर्थ है फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट, आगे के वर्ड कट कर दिए, एंड देन यू हैव फ्लाई एश ब्लॉक्स। फिफ्थ है ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलीशियस अर्थ। सिक्स्थ है बिल्डिंग ब्रिक्स, एंड सेवेंथ है अर्दन और रूफिंग टाइल्स। इन नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई ही मत करो, सप्लाई ही मत करो, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूं अभी। ये डिफरेंसेस देख लो, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन वर्सेस कंपोजिशन चैप्टर। अब इसमें क्या डिफरेंस है, पर्टिकुलर्स में 3 पॉइंट्स है
और आपको दोनों चैप्टर के मैंने नाम लिख के रखे, जहां पे भी मैंने ऑरेंज हाईलाइट किया है वो चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट बोलता है नंबर ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स कितने हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सिर्फ 7 नोटिफाइड गुड्स है, लेकिन कॉम्पोजिशन लेवी चैप्टर में 8 नोटिफाइड गुड्स है। उसके ठीक नीचे बोलता है व्हाट अबाउट एरेटेड वाटर्स। देखो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अगर आप एरेटेड वाटर्स को ट्रेडिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आप उसको सप्लाई करोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन चैप्टर में एरेटेड वाटर्स को प्रोहिबिट किया गया, वो नोटिफाइड गुड्स में आता है, इंक्लूडेड है। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो व्हाट इज द प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है सप्लाई ही मत करो, मैन्युफैक्चरिंग भी मत करो, ट्रेडिंग भी मत करो, कुछ भी मत करो। लेकिन कॉम्पोजिशन चैप्टर थोड़ा सा लूज है। कॉम्पोजिशन चैप्टर बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग मत करो, ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करने में कौन मना कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना अलाउड नहीं है। सो दिस वाज द डिफरेंस जो मेरे को आपको बताना था। अब और एक चीज मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है। यहाँ पे अगर आप रिलैक्सेशन देखोगे ना, रिलैक्सेशन में इन्होंने क्या बोला है आपको, रिलैक्सेशन में बोला कि आप इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस दो, आपकी 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट इंटैक्ट रहेगी। लेकिन सेम चीज आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी बोला था कि इंटरेस्ट वाली सर्विस आप दोगे तो चलेगा। अब डिफरेंस दोनों में क्या है मैं बता देता हूं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है कि इंटरेस्ट वाली अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आप दे दो, चलेगा। आपकी वहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट तो हम आपसे छीनेंगे नहीं, बेनिफिट नहीं छीनेंगे, लेकिन ये जो आपको इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ये आपको टर्नओवर में इंक्लूड करना है, टर्नओवर में इंक्लूड करना है। कॉम्पोजिशन चैप्टर में बोला कि इंटरेस्ट वाली आप सर्विस दोगे तो आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम आपकी इंटैक्ट रहेगी, आपसे छीनेंगे नहीं। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपको इंटरेस्ट वाले अमाउंट को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में टर्नओवर में इंक्लूड करो, कॉम्पोजिशन चैप्टर में टर्नओवर में इंक्लूड मत करो, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे देख लो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है कि दोनों केसेस में आपको अलाउ किया जाता है कि इंटरेस्ट वाली आप सर्विस दोगे चलेगा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दोगे तो भी आपकी 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में देखोगे वहां पे भी आप इंटरेस्ट वाली सर्विस दे रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टर्नओवर में इंक्लूड करने की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है भाई आपको ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पोजिशन चैप्टर बोलता है आपको टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज द डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। अब जाते हैं स्क्रीन पे, पूरी बातें मेरी तुम्हारे साथ में डिस्कशन हो गई। यहाँ पे आ जाओ। अब आपको जो मेरे को दिखाना था, हम देख रहे थे कि क्या क्या एक्सेप्शन है जहां पे आपको 40 लाख का थ्रेशोल्ड बेनिफिट नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर डी आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर किसी पर्सन की एक भी ब्रांच वो उन 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है, अगर आपकी एक भी ब्रांच 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही आपके ऊपर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, भले ही आप इन गुड्स की सप्लाई नहीं करते हो, लेकिन अगर आपकी एक भी ब्रांच वो 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड है तो आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 10 स्टेट्स के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने बनाया हुआ है। बीजेपी एंड कांग्रेस। बीजेपी के अंदर 4 नाम है। नमी मंत्री, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और वो मंत्री है, तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना दिया नमी मंत्री। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। और दूसरी जगह पे कांग्रेस में ये 6 आपको स्टेट्स के नाम दिखेंगे। इसको मैं बोलता हूँ मस्त पप्पू। पप्पू क्यों बोलते हैं वो तो आपको पता ही होगा। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 1 है मेघालय, और उसके बाद है सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगर आपकी एक भी ब्रांच ये 6 स्टेट्स में लोकेटेड है मस्त पप्पू में, या फिर वो 4 स्टेट्स में लोकेटेड है नमी मंत्री में, तो आपको ये थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजों को बहुत अच्छे से समझना, ये नाम याद करने के लिए। अच्छा, ये जो नमी मंत्री के 4 स्टेट्स हैं ये वही है जो आपको सेक्शन 22 के एकदम स्टार्ट में मैंने बताए थे 4 नाम जिनके लिए 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई होती है, ये वही नाम, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आपको दिखेगा ये वही पॉइंट नंबर डी के अंदर मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा हुआ है नोट्स के अंदर। नमी मंत्री और मस्त पप्पू में आपकी एक भी ब्रांच लोकेटेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रोविजन एक्चुअली खत्म हो जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर आपको कैसे क्या कंप्यूट करना है, यू नो इट वेरी वेल। आपने कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी देखा ही होगा। सब चीजें आपको इंक्लूड करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एक्सक्लूड करना है, जीएसटी के टैक्सेस एक्सक्लूड कर दो। इनवर्ट सप्लाईज जिस पे आरसीए में टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। और एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड सब कुछ होता है। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जो ब्लू कलर के ब्रैकेट में दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन सेक्शन 22 की। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर एजेंट के लिए, वो प्रिंसिपल एजेंट वाले केस में, एजेंट के लिए आपको टर्नओवर में लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना है एजेंट का, तो आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। जो एजेंट की खुद की सप्लाईज है, जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, वो तो उसके टर्नओवर में आएगा ही, प्लस प्रिंसिपल के गुड्स जो उसने सप्लाई किए, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने कुछ गुड्स सप्लाई किए प्रिंसिपल के, वो भी एजेंट के टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्सेस आपको नीचे दिखेगा जॉब वर्कर, उसी में एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर बी बोलता है कि अगर जॉब वर्कर के लिए आपको टर्नओवर कंप्यूट करना है, एग्रीगेट टर्नओवर जॉब वर्कर का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्कर की जो भी सप्लाईज है वो आपको लेनी है। प्रिंसिपल के गुड्स अगर जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से डायरेक्टली सप्लाई किए गए थे तो वो आपको जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं लेना है,
ठीक है, तो ये बात समझना, एजेंट के लिए सब कुछ ले लोगे, उसका खुद का भी और प्रिंसिपल की सप्लाईज भी, लेकिन जॉब वर्कर के लिए सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्कर की सप्लाईज, प्रिंसिपल की सप्लाईज वहां पे इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये एग्रीगेट टर्नओवर खत्म हुआ, उसके बाद में अब कंपाइलेशन है ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट्स। कंपाइलेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट्स में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी एक भी ब्रांच नमी मंत्री में लोकेटेड है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, तो आपके लिए 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट थ्रू आउट है। अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हो तो भी 10 लाख, सिर्फ सर्विस देते हो तो भी 10 लाख, और ओनली गुड्स देते हो तो भी 10 लाख। लेवल 2 पे आ जाओ, यहाँ पे ऑरेंज वाला बॉक्स है, वहां पे आपको दिख रहे हैं मस्त पप्पू वाले स्टेट्स, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगर आपकी एक भी ब्रांच यहाँ पे लोकेटेड है तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाता है 20 लाख, बट प्रोवाइडेड आपका नमी मंत्री में एक भी ब्रांच लोकेटेड नहीं है और यहाँ पे है, तो ऐसे केसेस में आपके पास 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है थ्रू आउट। मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों देते हो तो भी 20 लाख, सिर्फ सर्विसेज देते हो तो भी 20 लाख, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो भी 20 लाख है। आपको थ्रेशोल्ड का 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी एक भी ब्रांच नमी मंत्री या मस्त पप्पू में लोकेटेड नहीं है, इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं पे भी लोकेटेड है, अब वहां पे 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के अंदर, JNK, असम और हिमाचल प्रदेश। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन ये पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, और उसके बाद इंडिया के बाकी जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है वो सब कुछ वहां पे आ जाएंगे। इनके लिए आपको देखना है कि अगर ये दोनों गुड्स और सर्विसेज देते हैं तो 20 लाख है, ओनली सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो भी 20 लाख है, लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो यहाँ पे इनके पास हो जाती है 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना, ये कंपाइलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन ने पहला वाला पॉइंट खत्म कर दिया सेक्शन 22(1) का। अब 2 लल्लू से पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर कोई पर्सन को बिजनेस ट्रांसफर हुआ है तो ऑन द मतलब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में वो जो नया वाला ट्रांसफरी है वो लायबल टू रजिस्टर कब होगा। यहाँ पे एक ट्रिक समझो, अगर जो ट्रांसफरर है वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में ट्रांसफरी जिस दिन से बिजनेस ट्रांसफर हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन ऑफ बिजनेस, उस दिन से ही वो लायबल टू रजिस्टर हो जाएगा। वो ट्रांसफर ये नहीं बोल सकता है कि मेरा 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर तो क्रॉस ही नहीं हुआ, मैं तो लायबल टू रजिस्टर हुआ। नहीं 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 नहीं, तेरा जो ट्रांसफरर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो तू भी जिस दिन से बिजनेस ट्रांसफर हुआ उसी दिन से तू भी लायबल टू रजिस्टर हो जाएगा। फटाफट से अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे। पॉइंट नंबर 3, अगर अमालगमेशन या डीमर्जर हुआ है और वो भी हुआ है एज पर द ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल, तो ऐसे केस में देखो हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन उस ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए आरओसी जब तक अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, तो जैसे ही आरओसी ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल के उस ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए, उस दिन से ये लायबल टू रजिस्टर हो जाएंगे। वो अमालगमेटेड नई वाली कंपनी या फिर डीमर्ज्ड कंपनी, वो उसी दिन से जिस दिन से आरओसी ने सर्टिफिकेट इशू किया वहीं से वो लायबल टू रजिस्टर हो जाएंगे। वो ये नहीं कह सकते कि हमारा 10 या 20 लाख या 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस होने दो। नहीं भाई, वो आपके लिए लिमिट है, एप्लीकेबल ही नहीं है। आपको जिस दिन से आरओसी ने सर्टिफिकेट दिया उसी दिन से आप लायबल टू रजिस्टर हो जाओगे। ये सेक्शन 22 था, आप देखते हैं सेक्शन 23, 24।